ट्वेल्थ हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी या विलेयता। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने 9 प्रकार के विलयनों के बारे में पढ़ा था कि 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब इन 9 प्रकार के विलयनों में से 3 प्रकार के विलयन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो हम इन 3 प्रकार के विलयनों में जो विलेय है उसकी विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये विलेयता है क्या चीज। तो विलेयता होती है कि निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, अर्थात यदि तापमान निश्चित है, यदि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो एक निश्चित मात्रा के विलायक में कितना विलेय पदार्थ घुलता है। यदि निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय ज्यादा घुलता है तो हम कहते हैं उसकी विलेयता ज्यादा होती है, और यदि विलेय कम घुलेगा तो हम कहेंगे उस पदार्थ की विलेयता कम होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों की विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है। कोई पदार्थ अधिक मात्रा में घुलता है और कोई पदार्थ कम मात्रा में घुलता है। तो विलेयता क्या है कि निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुलित विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, जितनी मात्रा में विलेय उसमें घुलेगा। अब हम अलग अलग प्रकार के विलयनों के संदर्भ में विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हम पढ़ते हैं गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता पहला टॉपिक हमारे गैस की द्रव में विलेयता, अर्थात कि यदि कोई गैस किसी द्रव में घुली जाए तो उस गैस की विलेयता किसे कहते हैं, या उस गैस की विलेयता पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब जो गैसें हैं वो सारी गैसें किसी विलायक में समान रूप से नहीं घुलती हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी विलेयता किसी विलायक में बहुत ज्यादा होती है, जबकि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी विलेयता बहुत कम होती है। कुछ ऐसी भी होती है जिनकी विलेयता शून्य होती है, अर्थात वो अविलेय होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको देता हूं कि जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जल में बहुत अधिक विलेय होती है, यानी अमोनिया गैस पानी में शीघ्रता से घुलती है। यदि आपके पास 1 इकाई आयतन पानी है, 1 इकाई आयतन जल में, एक उदाहरण है कि 1 इकाई आयतन जल में 1300 लगभग 1300 इकाई आयतन अमोनिया घुल सकती है। 1300 इकाई आयतन NH3 घुलती है, अमोनिया जो है वो घुल जाती है। यानी अमोनिया की जल में विलेयता बहुत अधिक है। 1 इकाई जल है आपके पास, 1 इकाई कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर जल है तो उसमें 1300 मिलीलीटर अमोनिया गैस घुल सकती है। दूसरा कि जो हीलियम गैस है उसकी विलेयता बहुत कम होती है। हम कहते हैं कि 1 इकाई पानी में या 1 इकाई आयतन अगर आपके पास जल है तो 1 इकाई आयतन जल में केवल 0.01 इकाई हीलियम गैस घुलती है, हीलियम घुलती है। तो हीलियम की विलेयता बहुत कम होती है। इसलिए हमने कहा कि भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है, और गैसों की विलेयता पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे गैस की प्रकृति है, द्रव की प्रकृति है, ताप है, दाब है, ये बहुत सारे कारक जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब हम जब किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम अवशोषण गुणांक नामक एक शब्द से प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अल्फा से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब ये अवशोषण गुणांक होता क्या है? अवशोषण गुणांक क्या है
अवशोषण गुणांक होता है कि किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन, किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो निश्चित ताप और इकाई आंशिक दाब वाली गैस, दोबारा रिपीट करता हूं, अवशोषण गुणांक क्या है कि एसटीपी पर, एसटीपी हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन जो निश्चित ताप पर एकांक आयतन वाले द्रव में घुलता है। अगर हम सामान्य से शब्दों में अगर इसको कहें तो हम कहेंगे कि यदि किसी गैस को किसी द्रव के संपर्क में रख दिया जाए, सपोज करो ये द्रव है और इस द्रव के संपर्क में हमने किसी गैस को रखा है, ये पात्र बंद है और इस बंद पात्र में किसी द्रव के संपर्क में हमने किसी गैस को रख दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडीशन आपकी एसटीपी की कंडीशन है, सामान्य जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे किसी गैस को किसी द्रव के कांटेक्ट में रख दिया, इस गैस का जितना भी आयतन घट जाएगा वो कहलाएगा अवशोषण गुणांक, यानी किसी गैस का घटा हुआ आयतन। आयतन क्यों घट रहा है? क्योंकि गैस धीरे धीरे द्रव में विलीन हो रही है या घुल रही है, तो हम कहते हैं कि एसटीपी पर निश्चित ताप पर किसी गैस का वह आयतन जो एकांक आयतन वाले द्रव में घुलता है उसको कहा जाता है अवशोषण गुणांक, और अवशोषण गुणांक द्वारा ही किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अवशोषण गुणांक है क्या कि एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन, या हम कह सकते हैं कि एसटीपी पर किसी गैस का वह घटा हुआ आयतन जो एकांक आयतन वाले द्रव के संपर्क में रखने पर घटता है, उसे कहा जाता है अवशोषण गुणांक। कंडीशन क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कितना, जो उसका आंशिक दाब है वो होना चाहिए एक वायुमंडल दाब, ठीक, 1 atm, अर्थात हम कह सकते हैं कि निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का वह आयतन जो एकांक आयतन वाले द्रव में घुलता है उसे कहा जाता है अवशोषण गुणांक। माना हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई V आयतन की गैस है, या हम कह सकते हैं कि माना निश्चित ताप पर V आयतन में P आंशिक दाब पर V0 गैस घुली हो, ठीक है ना। ये जो V है कैपिटल V हम मान के चलते हैं, माना, ठीक है ना, हम अवशोषण गुणांक को डिफाइन कर रहे हैं कि अवशोषण गुणांक क्या है। हम कह रहे हैं माना निश्चित ताप पर V आयतन में, माना निश्चित ताप पर V आयतन में P आंशिक दाब पर, यानी उस गैस का आंशिक दाब क्या है? P आंशिक दाब पर V0 गैस घुली हो, ठीक, यानी हमने किसी गैस को द्रव के संपर्क में रखा है, ठीक है, और द्रव पूरे विलयन का आयतन कितना है? द्रव का आयतन V आयतन है और गैस का दाब कितना है? P है आंशिक दाब, और कितनी गैस घुल रही है? V0। तो हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू जो गैस घुली है V0 अपॉन PV। P क्या है यहाँ पर? आपका आंशिक दाब, V क्या है? संपूर्ण जो विलायक का आयतन है, और V0 क्या है? V0 क्या है? आपका घुलित गैस का आयतन। तो हम कहते हैं कि जो अवशोषण गुणांक है अल्फा इज इक्वल टू V0 अपॉन PV। तो ये अवशोषण गुणांक को निकालने का एक फॉर्मूला है कि अल्फा इज इक्वल टू V0 अपॉन PV। V0 क्या है? गैस का, घुलित गैस का आयतन, V क्या है? विलायक का आयतन, और P क्या हो गया? गैस का आंशिक दाब। तो ये हमने पढ़ा कि किसी गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अवशोषण गुणांक क्या होता है उसको हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हिंदी का नियम अभी आएगा। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है गैस की प्रकृति। नंबर पहला जो कारक गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है वो होता है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, कि उस गैस की प्रकृति कैसी है। अब गैस की प्रकृति से हम क्या समझे? हमने कक्षा 11 में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा था, यानी गैसों का द्रवीकरण हमने पढ़ा था कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जबकि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। तो जब हम किसी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो गैसें जितनी आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ठीक, जो गैसें जितनी आसानी से द्रवित हो जाती हैं उन गैसों की विलेयता भी उतनी अधिक होती है। जो गैसें जितनी आसानी से द्रवित हो जाती हैं उन गैसों की विलेयता भी उतनी अधिक होती है, यानी जो गैसें लिक्विफाई जल्दी होंगी उनकी विलेयता भी ज्यादा होगी। जैसे अगर एग्जांपल के लिए कहें कि जो अमोनिया गैस है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है, ये जो आपकी गैसें जिनका नाम मैंने बोला, जैसे NH3 है सपोज करो, SO2 है और HCl है, ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। अमोनिया गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है, HCl गैस द्रवित हो जाती है। तो ये गैसें क्योंकि आसानी से द्रवित हो जाती है इसलिए इनकी विलेयता भी अधिक होती है। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनकी विलेयता अधिक होती है, क्योंकि इन गैसों की प्रकृति जो होती है, इनका नेचर होता है पोलर नेचर, हम इनको कहते हैं, यानी इनकी प्रकृति होती है ध्रुवीय प्रकृति। और जल कैसा विलायक है? जल भी एक ध्रुवीय विलायक है। तो ये जो 3 गैसें हमने लिखी हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, क्योंकि ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं और जब आसानी से द्रवित हो जाती हैं तो इनकी विलेयता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से द्रवित नहीं होती है तो इसकी विलेयता भी कम होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आसानी से द्रवित नहीं होती हैं तो इनकी विलेयता भी कम। इसके अतिरिक्त जो होमो एटॉमिक गैसेस होती हैं, होमो एटॉमिक गैसेस जैसे H2, N2, O2, ये गैसें द्रवित बहुत मुश्किल से द्रवित होती है, कुछ तो द्रवित होती नहीं है। तो जब ये गैसें आसानी से द्रवित होती नहीं है तो इनकी विलेयता सबसे कम होती है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे कम विलेय होती है। विलेयता हम किस में कह रहे हैं? जल में। हमने विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया है क्योंकि जल सार्वत्रिक विलायक होता है। तो कहने का तात्पर्य है किसी गैस की प्रकृति से मतलब क्या है कि गैस किस प्रकृति की है, वो उसका नेचर पोलर है या नॉन पोलर नेचर है, वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती हैं, वो जो गैसें आसानी से द्रवित होती है उनकी विलेयता अधिक होती है क्योंकि उनकी प्रकृति पोलर नेचर होता है, यानी उनकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। और जल भी कैसा है? ध्रुवीय। तो विलेयता का एक कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, कि समान समान को घोलता है। कक्षा 11 में भी बात की थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यदि दोनों विलेय और विलायक की प्रकृति समान है तो वो विलेय उस विलायक में घुल जाएगा। यदि दोनों की प्रकृति असमान है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो विलेय है उसका नेचर पोलर है और जो विलायक है वो नॉन पोलर है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। यदि दोनों की प्रकृति समान है तो वो एक दूसरे में आसानी से विलीन हो सकते हैं। जैसे ये 3 गैसें, इनकी प्रकृति ध्रुवीय है, ये जल में आसानी से घुल जाती है क्योंकि जल की प्रकृति भी कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। दूसरा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आसानी से द्रवित नहीं होती है, उसकी विलेयता कम होती है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें हैं, इनकी विलेयता बहुत कम होती है क्योंकि ये गैसें बहुत मुश्किल से द्रवित होती हैं, यानी इनकी जो द्रवित होने की प्रकृति होती है वो बहुत कम होती है। अब हम नेक्स्ट जो कारक है उसकी तरफ जाते हैं कि ताप का प्रभाव। ये तो था हमारा गैस की प्रकृति की, उस गैस की प्रकृति क्या है। अब हम अपने दूसरे कारक की ओर जाते हैं, ताप का प्रभाव। अब ताप का प्रभाव क्या होता है? सामान्यतया जो गैस, यदि कोई गैस द्रव में घुलती है, किसी गैस का द्रव में घुलना जो प्रक्रम है वो सामान्यतया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रक्रम है?
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है। जब किसी भी गैस को, आपके पास कोई गैस है, उसको आप किसी द्रव में घोल रहे हो, तो आपका विलयन तैयार होगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन के दौरान आपकी एनर्जी बाहर निकलेगी, इसलिए -V, इसको मैंने लिख दिया E, एनर्जी को मैं E से शो कर रहा हूं। तो किसी भी गैस, कोई भी गैस जब किसी द्रव में घुलती है तो हमारा जो प्रक्रम होता है वो सामान्यतया कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और ला सातिले का नियम कहता है, हमने कक्षा 11 में बात की है, ला सातिले का नियम कहता है कि यदि कोई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और हम उस प्रक्रम में ताप बढ़ा रहे हैं तो साम्य कहां को विस्थापित हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर साम्य कहां की ओर विस्थापित होता है, पश्चिम दिशा में। अर्थात विलयन बनेगा नहीं बल्कि उसका विघटन शुरू हो जाएगा। तो जो गैसों की द्रव में विलेयता है उसमें ताप हमेशा क्या रखना चाहिए, कम। यदि किसी गैस को द्रव में विलीन करना है तो टेम्परेचर हमें क्या रखना होगा, कम, क्योंकि ताप बढ़ाने पर साम्य विपरीत दिशा में आ जाएगा, अर्थात उसकी विलेयता घटने लगेगी। ठीक। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जिसको हम कहते हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है, क्यों? क्योंकि हमने छोटे क्लासों में बात की है कि गैस के कण हमेशा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अर्थात गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। जब हम दाब का प्रभाव पढ़ते हैं तो वहां पर एक नियम आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। ये हमने कक्षा 11 में भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया है, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक होता है, और उस दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ही हेनरी द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया गया सन 1803 में। अब हेनरी का नियम ये कहता है कि साम्यावस्था पर, या हम कहते हैं यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, अर्थात वो रासायनिक रूप से क्रिया ना करे, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित, तो निश्चित ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात हम कहते हैं किसी गैस को यदि द्रव में विलीन करना है तो हम अगर दाब बढ़ा दें, दाब बढ़ाने पर उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है ये समझिए आप। ये हमारा कोई द्रव है, ठीक, इस द्रव के संपर्क में हमने किसी गैस को रखा है, मैं गैस के अणु को डॉट द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, ये कोई गैस के कण है। अब होता क्या है, ऊपर से हमने एक दाब लगाने के लिए एक यंत्र लगाया जिसको पिस्टन कहा गया, एक पिस्टन लगा दिया हमने। अभी पिस्टन फ्री है तो गैस के अणु दूर दूर है, गैस के अणु दूर दूर है, तो गैस के अणुओं की द्रव में घुलने की जो गति है वो कम है, क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर हैं। जब हम दाब लगा देते हैं, एक बाह्य दाब लगा देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होगा, गैस के कण जो अभी तक दूर दूर थे अब वो एक दूसरे के निकट आने लगेंगे, और जब गैस के कण एक दूसरे के निकट आएंगे तो क्या होगा, द्रव के पृष्ठ पर उस गैस की सांद्रता बढ़ जाएगी। द्रव के पृष्ठ पर उस गैस की सांद्रता बढ़ गई। पहले गैस के कण दूर दूर थे, अब एक दूसरे के निकट आ गए, तो इस द्रव के पृष्ठ पर गैस के कणों की सांद्रता बढ़ गई, और जब गैस के कणों की सांद्रता बढ़ेगी तो उस गैस के उस द्रव में विलीन होने की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी, यानी उस गैस का द्रव में घुलने का जो घुलने की दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको हेनरी द्वारा प्रदर्शित किया गया था। हेनरी का नियम क्या था कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में, अर्थात किसी गैस, कोई गैस द्रव के साथ विलयन बना रही है और वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रह रही है, अर्थात कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही,
ठीक है ना। तो यह कहते हैं कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब पर निर्भर करता है। हम दाब बढ़ा रहे हैं, विलेयता बढ़ जा रही है, दाब घटाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। तो हेनरी के नियम को हम कहते हैं, ये कहता है कि किसी गैस का घुलित द्रव्यमान, माना कोई गैस का द्रव्यमान, घुलित द्रव्यमान कितना है m, घुलित गैस का द्रव्यमान उस गैस के दाब के समानुपाती होता है, m प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है, गैस का द्रव्यमान, और p क्या है, दाब। अब जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या कह देंगे, m इज इक्वल टू k इंटू पी। तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको kh कहा जाता है, h हेनरी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस kh को कहा जाता है हेनरी नियतांक। अब हम कह रहे हैं यदि, अब क्योंकि m ग्राम घुल रहा है, सपोज करो गैस का कितना द्रव्यमान घुल रहा है, m, तो जो द्रव्यमान गैस का घुलेगा वो क्या है, उसकी विलेयता या उसकी सांद्रता को। तो हम कहेंगे यदि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, यदि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा, यानी m की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, मोल अंश, तो क्या हो जाएगा, काई इज इक्वल टू kh इंटू पी, काई इज इक्वल टू kh इंटू पी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, p इज इक्वल टू kh इंटू काई। अब माना गैस A है तो क्या हो जाएगा, Pa इज इक्वल टू kh इंटू xa या काई A। तो ये हमारा हेनरी का नियम है जो कहता है कि निश्चित ताप पर विलायक के या द्रव के निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम गैस पर दाब अधिक लगाएं तो अधिक गैस घुलेगी, और यदि दाब कम होगा तो गैस की विलेयता भी कम होगी। अर्थात अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम क्या कहते हैं कि दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ने लगती है। ये था हमारा हेनरी का नियम। अब इस हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग आते हैं जो कक्षा 11 में हमने पढ़े, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। अनुप्रयोग इसी पर आधारित है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। अब होता क्या है, देखिए जो पहला अनुप्रयोग तो क्या है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है ना, जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो सामान्य ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके नहीं जाते हैं। अब क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, एक छोटा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये समुद्र का तल है, हम मान के चल रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति इस पोजीशन पर है, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस उसके रक्त में घुल रही है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन गैस सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर हमारे रक्त में विलेय होती है, ठीक। अब दूसरी गैस क्या है वायु में, नाइट्रोजन अविलेय होती है। आप ये समझना कि नाइट्रोजन गैस क्या है, अविलेय है, और ऑक्सीजन गैस क्या है, विलेय है। अब जब हमने वायु को इकट्ठा करके किसी सिलेंडर में कंप्रेस करके बंद कर दिया और हम उस ऑक्सीजन जो वायु का जो सिलेंडर है वो इस गोताखोर को दे रहे हैं, समुद्री गोताखोर को। अब ये गोताखोर समुद्र में गहराई में चला गया। अब जब गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन गैस पहले भी विलेय थी। अब ये हमें पता है कि जब हम गहराई में जाते हैं तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। अब ये व्यक्ति गहराई में चला गया, समुद्र के नीचे चले गया, तो गहराई बढ़ी तो दाब बढ़ गया, यानी समुद्र के नीचे क्या होगा, दाब अधिक होगा। अब दाब बढ़ा, ऑक्सीजन गैस सामान्य दाब पर भी विलेय थी और अधिक दाब पर भी वो विलेय होगी, ज्यादा विलेय होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी विलेय थी अब भी विलेय है। लेकिन नाइट्रोजन गैस सामान्य दाब पर अविलेय थी, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे
तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है वो गैस की विलेयता बढ़ती है। सामान्य दाब पर ये नाइट्रोजन गैस हमारे रक्त में अविलेयी थी, लेकिन क्योंकि समुद्र के नीचे जब गहराई में गए तो क्या बढ़ गया, दाब बढ़ा। दाब बढ़ने से जो नाइट्रोजन गैस अभी तक अविलेयी थी वो विलेय हो गई। ठीक, अब यदि समुद्र के नीचे रहना है तो ठीक है, लेकिन आदमी समुद्र के नीचे से कभी तो वापस आएगा ऊपर। तो गोताखोर जब दोबारा ऊपर की ओर आता है, अभी तो वो नीचे था, अब जब ऊपर आएगा दोबारा से दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दाब घटेगा। नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, ऊपर को जब आएगा तो दाब घटेगा। और नीचे ये नाइट्रोजन गैस घुल चुकी थी हमारे रक्त में घुल चुकी, ऑक्सीजन भी घुली, लेकिन ऑक्सीजन का तो प्रयोग हो गया हमारे रक्त में। उपापचयी प्रक्रियाएं जो होती हैं, उस उपापचयी प्रक्रियाओं में इस ऑक्सीजन का प्रयोग हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं होता है शरीर में। गहराई में जाने पर हमारे रक्त में घुल गई, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ऊपर आएगा दाब घटेगा, तो इस नाइट्रोजन गैस की रक्त में विलेयता घट जाएगी। और ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बुलबुलों के रूप में हमारे रक्त से कहाँ आती है, बाहर आती है। इस स्थिति को कहा जाता है बैंड्स। इस कंडीशन को कहा जाता है बैंड्स, जिसमें बहुत ही असहनीय दर्द होता है, इतना बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि एयर ब्लॉकेज आ जाते हैं हमारे नसों के सहारे से। वो जो नाइट्रोजन थी जो नीचे जाने पर घुल गई थी, जैसे ही ऊपर आएगा दाब घटेगा। तो अभी तक तो दाब अधिक था तो घुली हुई थी, जैसे ही दाब घटेगा विलेयता भी घट जाएगी, और विलेयता घटेगी तो वो नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। और इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, बैंड्स। तो ये तो पहला अनुप्रयोग था हेनरी के नियम का। अब हम दूसरा अनुप्रयोग इसका पढ़ते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या कहते हैं, जो रॉक क्लाइंबर होते हैं, जो पर्वतों में चढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? अब देखिए, ध्यान रखिए, अभी ये नीचे था तो जब गहराई थी तो क्या था, दाब अधिक। आदमी अभी पृथ्वी की यानी हमारे सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे, तो दाब अधिक है। जैसे जैसे ऊंचाई में जाएगा दाब घटेगा, ऊंचाई में जाने पर दाब घटेगा, और जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो दाब बढ़ेगा। तो अभी नीचे था तो दाब अधिक था, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाएगा दाब घटेगा। अब जब आदमी ऊपर, रॉक क्लाइंबर ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो वहां जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे रक्त में नहीं घुल पाती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं घुलती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विलेयता पर किसका प्रभाव पड़ता है, दाब का। दाब घट रहा है तो ऑक्सीजन की विलेयता हमारे रक्त में घट जाएगी। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। ये जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसको एनॉक्सिया कहा जाता है। ऐसे ही जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है, तीसरा अनुप्रयोग बता रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस सामान्य दाब पर जल में बहुत कम घुलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा घोलने के लिए बोतलों को हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाता है, यानी बोतल को जब बंद किया जाता है तो उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो दाब घटने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये तो थे आपके हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कुछ। अब कुछ हेनरी के नियम की सीमाएं भी हैं, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन भी है कि किन स्थितियों में ये हेनरी का नियम काम करता है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, अब इनकी लिमिटेशन क्या है, जो हेनरी का नियम है उसकी सीमाएं क्या है। अब सबसे पहली इसकी सीमा तो यह है कि जो हेनरी का नियम होता है ये केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है। आदर्श गैसों, अभी हम आगे पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श गैसें क्या होती हैं। तो पहला तो इसका जो सीमा है वो यही है कि ये केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, और आदर्श स्थितियों में, यानी जब दाब क्या हो, कम, और ताप क्या हो, अधिक। दाब कम होगा तभी ये नियम लागू होगा, यदि दाब ऑलरेडी बहुत ज्यादा उच्च है तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं हो सकता। दूसरा इसकी सीमा यह है कि हेनरी का नियम उन गैसों पर ही लागू होता है, केवल उन गैसों पर लागू होगा जो विलायक के साथ क्रिया ना करें। यदि ये कोई गैस है तो इस गैस को जो विलायक है बी के साथ, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गैस विलायक के साथ अभिक्रिया कर जाती है तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। जैसे
अमोनिया गैस पर लागू नहीं किया जा सकता इस नियम को। जैसे हमारे पास माना अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को हम जल में घोल रहे हैं, अमोनिया गैस को हमने जल में घोल रहे हैं, तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात दाब बढ़ाने पर विलेयता में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, शुरू में कह दिया था जब हेनरी का नियम पढ़ा था कि गैस को उस विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गैस विलायक के साथ क्रिया करती है तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा जो इसकी सीमा है, थर्ड जो लिमिटेशन है, वो ये है कि जो गैस है उस गैस को विलायक में घोलने पर उस गैस के कणों का न तो विघटन होना चाहिए और न ही संयोजन होना चाहिए। अर्थात गैस को यदि विलायक में घोला जाए तो वहां पर वो गैस ना तो विघटित होनी चाहिए, ना ही वो गैस क्या होनी चाहिए, संयोजित। जैसे HCl में ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जब हम HCl गैस को जल में घोलते हैं तो HCl गैस टूट जाती है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में, सॉरी, और Cl नेगेटिव आयन में। आप ये समझिए कि जब हमने HCl गैस को अगर पानी में घोला तो उसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया। हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव का ही एक रूप है, हमने कक्षा 11 में बात की थी। तो HCl गैस को जब हम जल में घोलते हैं तो वो वियोजित हो जाती है, H पॉजिटिव आयनों में वियोजित हो जाती है। तो HCl गैस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलयन में ना तो संयोजित होती है, ना जुड़ेंगी और ना ही विघटित होंगी। दूसरी लिमिटेशन हमने क्या कही कि जो गैस है उसको विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। हमने कहा अमोनिया गैस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा हमने क्या बात करी, तीसरी हमने कहा कि ये नियम केवल आदर्श स्थितियों में ही लागू होता है या आदर्श गैसों पर लागू होता है, जब दाब क्या हो, कम, और ताप क्या हो, अधिक हो। ठीक, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा गैस की द्रव में विलेयता के संदर्भ में। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।